हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन डिजिटल क्लासरूम प्रोग्राम। और आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन, संविधान। संविधान एक ऐसी किताब है जिसमें कंट्री को चलाने के लिए, यानी देश को बहुत ही सावधानी पूर्वक चलाने के लिए बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस, नियम, कायदे, कानून लिखे गए हैं। इस किताब की हमारे जैसी कंट्री जहां पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि हर व्यक्ति अपने अधिकारों का एक्सेसिव फायदा ना उठाए और हर व्यक्ति अपने दिए हुए अधिकारों को या अपने दिए हुए काम को पूरी ही ईमानदारी के साथ और पूरी ही जस्टिफिकेशन के साथ कर सके। तो चलिए बच्चों, अब हम हमारी पॉलिटिकल साइंस का अगला चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन शुरू करते हैं। अब जब हम कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन, देखिए हम हमेशा से शुरू से जब से चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, सोशल साइंस क्लास 9th की जब से हम पढ़ रहे हैं, हमारा एक एनालिसिस रहा है, एक ट्रेंड रहा है कि हम चैप्टर के नाम को जरूर डिस्कस करते हैं। और जब आप चैप्टर के नाम को डिस्कस करते हैं तो आपको चैप्टर का पैटर्न, चैप्टर आपको किन किन बातों के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देने वाला है, ये सारा आइडिया हमें एक क्रक्स के तौर पर मिल जाता है। और ताकि हम चैप्टर को एक बहुत ही प्रॉपर तरीके से भाई क्यों पढ़ाया जा रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, उसके नाम का क्या क्रक्स है, ये जानकर हम जब चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग उस चैप्टर के लिए, हमारा एक अप्रोच, नॉट अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली, हमारी अप्रोच जो होती है वो चैप्टर की तरफ और बेहतर होती है। तो अब चलिए बात करते हैं चैप्टर के नाम पर, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, राइट, संविधान का डिजाइन। कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है। इट इज अ बुक ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच इज बीन यूज्ड टू गवर्न अ कंट्री। किसी भी कंट्री को चलाने के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए एक ऐसी किताब बनाई गई है जिसमें कई रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं जिस तरीके से हमें उस कंट्री को चलाना है, राइट। अब उसका डिजाइन, यानी उसको बनाने के पीछे कितने साल लगे, कितने लोगों की मेहनत लगी, कितने लोगों के एक्सपीरियंसेस को ऐड ऑन किया गया। और हमारे जैसी कंट्री, इंडिया जैसी कंट्री जिसकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, जहां पर जो लोग हैं, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, ज्यादा पॉपुलेशन तो है ही है, साथ ही साथ भांत भांत के लोग, तरह तरह के लोग, वैरायटी ऑफ पीपल आर अवेलेबल। और इस वजह से हमारे संविधान में, ताकि लड़ाइयां ना हो, हम बहुत शांति से एक बेहतर सोसाइटी में रह सके, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ हम रह सकें, इस तरीके का संविधान होना बहुत जरूरी है। तो सोचिए कि इस संविधान को बनाने के पीछे कितने लोगों का एक बहुत बेहतरीन विजन होगा, कितने लोगों के एक्सपीरियंसेस, आइडियाज इस संविधान में डाले गए होंगे। और हिंदुस्तान का संविधान बनाना, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना कितना डिफिकल्ट रहा होगा। चैप्टर की अगर हम कंटेंट लाइन को समझे तो ये चैप्टर शुरू होता है सबसे पहले केस स्टडी से। द केस स्टडी इज ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की केस स्टडी में आप समझेंगे कि साउथ अफ्रीका जो है वो भी एक व्हाइट कॉलोनी रही, जैसे इंडिया वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी, व्हाइट कॉलोनी, साउथ अफ्रीका वाज आल्सो बीन कंट्रोल्ड बाय व्हाइट पीपल, राइट। और जो साउथ अफ्रीका है उसकी जो इंडिपेंडेंस है वो भी बहुत मुश्किलों से हुई। और साउथ अफ्रीका में अपार्थीड की समस्या, अपार्थीड माने द डिफरेंस इन द स्किन, कलर ऑफ स्किन, डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ स्किन, लोगों में गोरे और काले का जो भेद है, जो फर्क है, और वो फर्क जब गवर्नमेंट करने लगे, उस तरीके के सिस्टम को अपार्थीड कहते हैं। तो हम साउथ अफ्रीका में हो रही समस्याओं को समझेंगे, फिर उन्हें क्यों संविधान बनाने की जरूरत पड़ी, उन्होंने किस तरीके से संविधान बनाया, एक एग्जांपल की तरह, केस स्टडी की तरह लेंगे। देखिए आप पॉलिटिकल साइंस में आपने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं, आपने व्हाट डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी पढ़ा, उसमें आप देखिए आपने कितनी सारी केस स्टडीज को पढ़ा और समझा, हर फीचर के पीछे देयर वाज अ केस स्टडी। तो सिमिलरली आप पैटर्न समझिए, हमारा जो पॉलिटिकल साइंस है वो हमेशा आपको बहुत सारी कंट्रीज के एग्जांपल से फिर इंडिया से कनेक्ट करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन में भी आप सबसे पहले साउथ अफ्रीका की केस स्टडी को समझेंगे और फिर साउथ अफ्रीका के बाद हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे। हम समझेंगे कि क्यों हमें एक संविधान बनाने की जरूरत पड़ी, किस तरीके से हमने अपना संविधान बनाया, फिर हम संविधान को समझेंगे, प्रियम्बल को समझेंगे, संविधान के कंटेंट्स को समझेंगे, उसके पीछे के बेसिक आइडिया को समझेंगे। और फिर ये समझेंगे कि इतने सालों बाद, आजादी के इतने सालों बाद, संविधान के बनने के इतने सालों बाद भी आज भी इंडिया उसी संविधान को प्रैक्टिस कर रही है। तो आप सोचिए कि उस संविधान को आज तक हम, जबकि कितने चेंजेस आ गए, ग्लोबलाइजेशन आ गया, हमारे रहने सहने के तरीके में बहुत सारे बदलाव आ गए, लेकिन वही संविधान आज तक चल रहा है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया, इसमें क्या प्रोविजंस हैं, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में करेंगे। तो आई होप आपको आउटलाइन बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, आपको समझ आया होगा कि आप इस चैप्टर में एक्चुअली पढ़ने वाले क्या है। तो आप बनाने वाले हैं इंडिया का संविधान, राइट। दो संविधान ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन हम संविधान किस तरीके से बना, किन जद्दोजहद से बना, क्या एक्सपीरियंसेस रहे, क्या आइडियाज रहे, बहुत सारी स्टोरीज हम इसमें कनेक्ट करेंगे और फिर हम इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। तो लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन, राइट। अब सबसे पहले द केस स्टडी ऑफ अफ्रीका, राइट। स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थीड। मैंने आपको कहा अफ्रीका की सबसे बड़ी समस्या थी अपार्थीड। अपार्थीड वाज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। नाउ व्हाट इज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ स्किन, ऐसा भेदभाव जो स्किन के, चमड़ी के कलर के हिसाब से किया जाए, ब्लैक्स और व्हाइट्स के अधिकारों में बहुत फर्क रखा जाए, व्हाइट्स बहुत ज्यादा सुपीरियरिटी एंजॉय करें और ब्लैक्स जो है उन्हें बिल्कुल भी बराबर के अधिकार ना दिए जाएं, ऐसे सिस्टम को हम अपार्थीड कहते हैं, राइट। एंड दिस वाज यूनिक टू साउथ अफ्रीका। देखिए इंडिया में बहुत ज्यादा रेसिज्म प्रैक्टिस नहीं हुआ, ब्रिटिश ने इतना भी हमारे यहाँ पर नहीं करा, लेकिन दिस वाज प्रैक्टिस वेरी मच इनटू साउथ अफ्रीका। द व्हाइट यूरोपियंस imposed this system on South Africa. The system of apartheid divided the people and labeled them on the basis of their skin color. अब apartheid क्या था? इसने लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया, blacks and whites, और इनकी लेबलिंग कर दी अकॉर्डिंग टू द कलर ऑफ their skin। यानी कि कंट्री में ब्लैक सिटीजन अलग होंगे और व्हाइट सिटीजन अलग होंगे और इनके अधिकार, इनकी लेवल हो गई, ये व्हाइट्स हैं इनके अधिकार ज्यादा हैं, ब्लैक्स जो हैं इनके अधिकार कंपैरेटिवली कम है। और ये किसके बेसिस पे कर रहे हो? आप स्किन के कलर के बेसिस पे कर रहे हो। द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर। यहाँ के जो ओरिजिनल्स हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, नेटिव्स हैं, उनके कलर ऑफ स्किन इज ब्लैक।
they made up about 3/4 of the population and were called blacks. और कितने लोग थे ये? करीबन 3/4 of the population blacks की है, ये natives हैं। तो आप सोचिए एक कंट्री के जो natives हैं उनके तो अधिकार और ज्यादा होने चाहिए। दूसरा ये तो मेजोरिटी में भी है। सिर्फ ये नहीं पढ़ना हमें कि अच्छा ये 3/4, अच्छा ये नेटिव्स है। आप इसका कंक्लूजन भी तो सोचिए कि ये लाइन क्यों लिखी गई है, क्यों किताब आपको इस लाइन के बारे में बता रही है? क्योंकि किताब आपको ये बता रही है कि सोचिए ये लोग मेजोरिटी में हैं, they are more in number, still they are being discriminated. They are natives, they are the people who've been belonging to South Africa since ages, they are the long back, they've been living here since long back, and still they are being discriminated. The ones who've come now are whites, they are the rulers. Natives तो ये है, अधिकार तो इनका बनता है, राइट? इस लाइन को एक हल्के में मत लीजिए, इस लाइन की आप महत्वता को समझिए कि इन्होंने ये बता दिया साउथ अफ्रीका में अच्छा ब्लैक कलर वाले नेटिव हैं, अच्छा 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन है। 3/4 मतलब दे आर द मेजॉरिटी इन द कंट्री, एंड व्हेन दे आर द मेजॉरिटी इन द कंट्री, हाउ आर दे एंड व्हाई आर दे अलाउइंग देम टू डू सो? लेट अस स्टडी आगे। Besides these two groups, there were people of mixed races who were called colored and people who migrated from India. अच्छा आपको याद होगा साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी भी गए थे, राइट? डू रिमेंबर? महात्मा गांधी ने ब्रिटेन से अपनी एजुकेशन की, उसके बाद जो उनकी पहली जॉब लगी वो साउथ अफ्रीका में लगी, तो वो भी साउथ अफ्रीका में रहे। तो ऐसा नहीं था सिर्फ ब्लैक्स एंड व्हाइट्स, देयर वर सम पीपल हु वर कलर्ड आल्सो, मतलब द मिक्स्ड रेसेस, जो बहुत व्हाइट में भी नहीं आएंगे, बिल्कुल प्योर रेस भी नहीं होंगे और बिल्कुल ब्लैक्स भी नहीं है। दीस आर कॉल्ड मिक्स्ड रेसेस एंड दीस आर बेसिकली इंडियंस आल्सो माइग्रेटेड टू साउथ अफ्रीका, सो दीस ऑल पीपल दे वर कॉल्ड कलर्ड। द व्हाइट रूलर्स ट्रीटेड नॉन व्हाइट्स एज इंफीरियर। अब कोई भी हो, सिर्फ व्हाइट्स आर कंसिडर्ड सुपीरियर, कलर्ड भी यानी मिक्स्ड रेसेस हो, ब्लैक्स हो, सब इंफीरियर है, राइट? सुपीरियर कौन है? व्हाइट्स। दी नॉन व्हाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स। अच्छा, आप एक बेसिक अधिकार आपसे छीन लिया गया क्योंकि आप स्किन के कलर में ब्लैक हैं। सिर्फ वोटिंग अधिकार किसके पास था? व्हाइट्स के पास, मतलब कंट्री के नेटिव्स के पास, साउथ अफ्रीका में रहने वाले लोगों के पास, जिनकी खुद की कंट्री है, उनके पास वोट करने का अधिकार नहीं है, जबकि वोटिंग राइट किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ व्हाइट्स के पास। तो सोचिए अब जब वोटिंग राइट व्हाइट के पास है तो गवर्नमेंट भी हमेशा किसकी बनेगी? व्हाइट्स की बनेगी, और सालों साल वो इसी तरीके का सिस्टम चलाते जाएंगे, ब्लैक्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन कंटिन्यू करते जाएंगे और इसी तरीके से चलता रहा था, राइट? Blacks were forbidden from living in white areas. Forbidden means stopped, not allowed. Right? So blacks were not allowed into the areas where whites were living. इनके रहने की जगहें अलग थी. They could work in white areas only if they had a permit. अब इनको काम करने की परमिशन तो थी भाई, इनको बाइयां चाहिए, मेड्स चाहिए अपने घरों की सफाई करने के लिए, तो इसके लिए blacks were allowed but with permission, right? Now they could not even visit the churches where the white worshipped. अब whites की churches भी अलग, blacks की church अलग, मतलब पूजा करने के लिए भगवान भी अलग अलग कर दिए गए. Blacks could not form associations or protest against the terrible treatment. अब इनसे कहा गया कि आप कभी भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो. मतलब आप सोचिए, इन लोगों से राइट टू स्पीच, इन लोगों से राइट टू स्पीच ले लिया गया, इन लोगों से एक अधिकार ले लिया गया, और वो अधिकार था कि आप इनके खिलाफ बोल नहीं सकते हो, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो, आप रैलीज नहीं निकाल सकते, आप इस सिस्टम के खिलाफ बोल ही नहीं सकते, राइट? Trains, buses, taxi, hotels, hospitals, schools and colleges, libraries, cinema hall, theaters, beaches, swimming pools, public toilets were all separated for whites and blacks. That means every sort of system was different. Buses अलग थी, trains अलग थी, अलग अलग तरीके के ट्रांसपोर्ट थे, cinema halls, libraries, schools, हर जगह जहां पे भी आप जाओ, restaurants, blacks and whites were totally separated. Whites and blacks were never treated equal. Whites were always considered superior. Now, पॉलिसी ऑफ अपार्थीड अपोज्ड बाय द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका. नाउ नेचुरली इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन आप सोचिए, आप मैं कह दूं कि कंट्री में मॉल में, हमारे यहाँ पर मॉल में सिर्फ ये लोग जा सकते हैं, ये नहीं जा सकते, तो आपको कितना बुरा लगेगा, जबकि आप इस कंट्री के नेटिव हैं. तो इसके लिए साउथ अफ्रीका के लोग नेचुरली अगेंस्ट जाएंगे, नेचुरली इस बात के खिलाफ बोलेंगे. और उन्होंने क्या कहा? सिंस 1950 ब्लैक्स, कलर्ड एंड इंडियंस, किसने? ब्लैक्स ने, मिक्स्ड रेसेस, कलर्ड और इंडियंस जो यहाँ से माइग्रेट होकर गए थे, इन्होंने लड़ाई लड़ना शुरू करी 1950 से अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ अपार्थीड. अपार्थीड का सिस्टम आप समझ चुके हैं, द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ स्किन. They launched protest, marches and strike. अब इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू करा, इन्होंने रैलीज निकालना शुरू करी, इन्होंने मार्च करना शुरू करा, जबकि ये अलाउड नहीं था, राइट? सो दे वर गोइंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट हियर. The African National Congress, ANC, very important. जैसे इंडिया में जब इंडिया की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी तो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, INC पार्टी, वैसे ही अफ्रीका में जब अपार्थीड के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही थी तो एक बहुत अहम ऑर्गेनाइजेशन थी, which is called ANC, African National Congress, and this was an umbrella organization that led the struggle against the policies of segregation. अब ये सबसे पहले आप लाइन बाय लाइन समझिए, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, राइट? अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है एन ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर बहुत सारे छोटे 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 ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं. जैसे कि ये देखिए आप, हम देखें अम्ब्रेला. What is an umbrella? Umbrella is like this. So this is an umbrella organization, यानी ये ANC है, और ANC बहुत सारे छोटे 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 ऐसे ग्रुप्स को सपोर्ट करती है. सपोज आप एक ग्रुप ले आते हैं, आपके बहुत सारे दोस्त मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन को जानती हूँ, या एलन की खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन है, एलन वेलफेयर सोसाइटी, SWS, एलन स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी. तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को मदद करती है. ऐसा जरूरी नहीं सिर्फ हमारे बच्चे हों, बाहर के कहीं और किसी स्कूल के बच्चे भी होते तो हम उनकी भी परेशानी में उनकी हेल्प करते हैं. कोरोना में हमने कई लोगों की मदद करी, तो SWS becomes an umbrella organization which helps various other people, right? So ऐसे ही ANC, इंडियन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर बहुत छोटे 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 बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन चल रहे थे. तो आप समझो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन आपको समझ आया, राइट? अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैज लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन. सेग्रीगेशन यानी डिफरेंशिएशन. अपार्थीड क्या है? डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ स्किन. सेग्रीगेट कर दिया आपने लोगों को, अलग अलग कर दिया.
राइट तो ये बहुत सिंपल है कि जो एएनसी है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है, ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस को भी सपोर्ट कर रही है, सबको कह रही है कि मेरे साथ जुड़ के मिलकर इस सैग्रीगेशन की पॉलिसी के अगेंस्ट, इस डिफरेंशिएशन की पॉलिसी के अगेंस्ट चलो हम काम करते हैं, राइट। दिस इंक्लूडेड मेनी वर्कर्स यूनियंस एंड द कम्युनिस्ट पार्टी। दे वर वेरी, नाउ सी रिमेंबर, आपने रशियन रेवोल्यूशन में पढ़ा था, वर्कर्स यूनियन, ऐसे लोग जो सोशलिज्म की तरफ इकट्ठे होते हैं, जिनके पास खुद की जमीनें नहीं है, जो चाहते हैं कि उनको जमीनें दी जाए, उनका भला हो, ऐसे लोगों को, ऐसी पार्टी को कम्युनिस्ट पार्टी कहा जाता है। तो ये भी इनके साथ जुड़ गए, राइट। नाउ many sensitive whites also joined the ANC to oppose apartheid system and played a leading role in the struggle। अच्छा, अब सिर्फ ये नहीं था, कुछ whites भी थे, कुछ ऐसे whites भी थे जो समझ रहे थे कि यार ये गलत कर रहे हैं। आपको याद है फ्रेंच रेवोल्यूशन में अबेसियस और मिराबियो क्लर्जी और नोबल फैमिली को बिलोंग करते थे, लेकिन उन्होंने नेशनल असेंबली को हेड किया था। जब नेशनल असेंबली की ओथ ली गई थी तो अबेसियस एंड मिराबियो वर लीडिंग एंड दे वर हेल्पिंग अदर्स। अगर हम इंडिया की आजादी की बात करें तो कई ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने महात्मा गांधी को सपोर्ट किया, जिन्होंने महात्मा गांधी के आइडियाज को सपोर्ट किया और इंडिया की आजादी के लिए हमारे साथ भी रहे। तो ऐसे ही कुछ सेंसिटिव वाइट्स यहाँ पर भी हैं जिन्होंने एएनसी को सपोर्ट करा और इस लड़ाई में लीडिंग रोल भी लिया, राइट। सेवरल कंट्रीज de-announced apartheid as unjust and racist। कई और कंट्रीज ने ये अनाउंस करा कि अपार्थीड गलत है, अनजस्ट है, इट इज नॉट अ जस्टिफाइड सिस्टम। व्हाट इज अनजस्ट? समथिंग व्हिच इज नॉट justified, which is not acceptable, and being racist is completely wrong, right? But the white racist government continued to rule by detaining, torturing and killing thousands of black and colored people। लेकिन व्हाइट रेसिस्ट कौन है? जो अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं। व्हाइट रेसिस्ट कौन है? द कॉलोनियल रूलर्स जो हैं वो बात सुनने को तैयार नहीं, वो लोगों पर शासन करना चाहते हैं, वो रूल कंटिन्यू रखना चाहते हैं, लोगों को डिटेन करना मतलब अरेस्ट करके पटक देना, लोगों को टॉर्चर करना, लोगों को मारना। हजारों ब्लैक्स और कलर्ड को मारा जा रहा था, लेकिन उनकी बात सुनने को वो कंप्लीटली तैयार नहीं थे, राइट। हियर टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन सी अब ये एक नई होप बता रहा है, ये बता रहा है आपको कहीं उम्मीद लग रही है, अभी लग रहा है कि लोग मारे जा रहे हैं, टॉर्चर किए जा रहे हैं, डिटेन किए जा रहे हैं, क्या होगा? लेकिन साउथ अफ्रीका ने अपना संविधान बनाया, साउथ अफ्रीका ने रेसिज्म के खिलाफ आवाज उठाई, साउथ अफ्रीका ने अपना एक्शन लिया। अब वो कैसे लिया? लेट अस अंडरस्टैंड हाउ डिड दे came towards a new constitution, how did they form a new constitution? कैसे साउथ अफ्रीका ने अपना संविधान बनाया, right? So let us see how did apartheid ended, how did it come to an end? As Protestant struggles against the apartheid has increased, whites कितना भी dominate करे, whites कितना भी control करने की कोशिश करे, लेकिन apartheid के against जो लड़ाई थी वो बढ़ती चली जा रही थी, The government realized that they could no longer keep the blacks under the rule through repression। Government को ये समझ आ गया, दबाकर इनको मार पीट कर ज्यादा समय तक हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ये ज्यादा है नंबर में। Do you remember the blacks were 3/4 into the population। कितनों को मारोगे, कितनों को अरेस्ट करोगे? जेल में द नंबर ऑफ पीपल जिनको आप अरेस्ट कर सकते हो वो भी तो लिमिटेड था, कितनों को मारोगे, कितने की जस्टिफिकेशन बता पाओगे? और गवर्नमेंट को समझ आ रहा था कि इस तरीके से इन्हें रिप्रेस करना और ज्यादा पॉसिबल नहीं होगा। The white regime changed its policies। Finally, the white people changed। Discriminatory laws were repealed। They were being changed, they were being taken back, right? Repeal means they were being taken back। Ban on political parties and restrictions on the media were lifted। Censorship हटा दी गई, political parties पे बैन हटा दिया गया, लोग मीडिया के सामने आप बुराई नहीं कर सकते व्हाइट्स की, वो सारी चीजें हटाई, लोगों को राइट टू स्पीच मिला। After 28 years of imprisonment, Nelson Mandela walked out of the jail as a free man। Nelson Mandela is a very popular personality in South Africa, and we even know him by name. When we were small, into our textbooks, we've heard about this person a lot. And he is the one who was the leader of African National Congress। 28 years he was being imprisoned। आपको पता है इन्हें जेल में डाला गया था for life imprisonment, उम्र कैद के लिए रखा गया था, राइट। लेकिन व्हाइट रूलर्स को ये बात समझ आ गई कि इस व्यक्ति को उम्र कैद के लिए आप नहीं रख पाओगे, भले ही ये जेल में होगा, लेकिन इसके जो फॉलोअर्स हैं ये पूरे अफ्रीका में स्ट्राइक करते रहेंगे जब तक आप इन्हें जेल से बाहर नहीं निकालोगे। तो आफ्टर 28 years दिस पर्सन वाज बीइंग मेड अ फ्री पर्सन टू लिव इन अफ्रीका, राइट। नाउ finally at the midnight of 26th April 1994 the new national flag of Republic South Africa was furled। कब हुई आजाद? कब हुई? 26th April 1994 इन्होंने अपना झंडा लहराया और right the apartheid government came to an end, paving way for the formation of multiracial government। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा हम रेसिज्म को नहीं अपनाएंगे और हम हमारी कंट्री में व्हाइट्स और ब्लैक्स और कलर्ड सबको रहने देंगे, मिक्स्ड रेसेस को रहने देंगे। सो वी विल बिकम अ मल्टीरेशियल गवर्नमेंट आफ्टर वी बिकम फ्री, आफ्टर वील अनाउंस आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वी विल मेक एवरीबडी, विल गिव एवरीबडी इक्वल राइट्स टू स्टे इन द कंट्री, राइट। नाउ नेल्सन मंडेला हियर, राइट। अब साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन के हम की फीचर्स देखिए, हमने समझा कि साउथ अफ्रीका ने भी अपनी लड़ाई लड़ी, दो हमने पूरी लड़ाई को डिटेल में नहीं पढ़ा, राइट। वी आर नॉट हियर टू स्टडी द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ साउथ अफ्रीका, बट वी आर हियर टू अंडरस्टैंड दैट साउथ अफ्रीका हैड कम अप विद अ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। क्यों? क्योंकि संविधान की जरूरत हर कंट्री को है नियमों से चलाने के लिए। अगर साउथ अफ्रीका आजाद हो जाता और उसके बाद संविधान नहीं बनाता तो फिर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस ब्लैक्स शायद व्हाइट्स को बराबर के अधिकार नहीं देते, और ये जो सर्कल है, ये जो साइकिल है, चलती जाती, इट इज ऑल कर्मा। जो आप आज कर रहे हो किसी के साथ वो कल आपके साथ होगा, ये एक साइकिल है जो आपको भोगनी होगी, राइट।
देखिए ये एक लॉ ऑफ नेचर है, आप मैं हम सब इस बात को माने या ना माने, राइट, बट दिस हैपेंस। इसीलिए हमें कहा जाता है कि हमारे कर्म, हमारे डीड्स जो है हमें बहुत ध्यान से करना चाहिए। तो साउथ अफ्रीका ने ये बात लागू करी। इन्होंने कहा कि हम इस साइकिल को रोकना चाहते हैं। इन्होंने जो कर दिया व्हाइट्स ने ओके, बट वी वांट अ कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच विल बी इक्वल फॉर एवरीबॉडी। और अगर ये संविधान नहीं बनाते तो शायद वही चक्र वापस चलता, ब्लैक्स व्हाइट डिस्क्रिमिनेशन इनके अगेंस्ट करते, और इसीलिए इन्होंने एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, right, to have a peaceful society, to have a beautiful nation to live in, right। और अब इनके जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके की फीचर्स। अच्छा, मैं एक बात और आपको बताऊं, साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज नोन एज रेनबो कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाई इट इज नोन एज रेनबो कॉन्स्टिट्यूशन? बिकॉज हियर एवरी रेस वाज बीन अलाउड टू लिव ऑल टुगेदर। मतलब इन्होंने जो संविधान बनाया, जो नियम बनाया, वो इस तरीके से बनाया कि सब इकट्ठे एक साथ पीसफुली रह सके। तो इस संविधान के फीचर्स पढ़ना एक बहुत अच्छी बात है। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन को काफी अपलॉड किया गया, काफी प्रेज किया गया, और देखिए उसकी इतनी महत्वता है कि आपकी एनसीईआरटी में भी इसे डाला गया ताकि आप साउथ अफ्रीका के संविधान की महत्वता को, उसकी बढ़ाई को, उसकी इंपॉर्टेंस को, उसकी ऊंची बातों को, उसकी बड़ी चीज को समझ सके। South African constitution is based on equality of all races. तो सबसे important key point क्या है? It is based on equality of all races and men and women. आदमी, औरत, किसी भी gender, religion, caste, creed, किसी भी basis पे discrimination नहीं होगा. Everybody will be treated equally. On democratic values, we'll run on simple democratic value. It is a government of the people, by the people, and for the people. Social justice, right? Society में बिल्कुल बराबर पे चलेंगे. And human rights. After the emergency of the new democratic South Africa, black leaders appealed to the fellow blacks to forgive the whites for the cruelties they had committed while in power. मैंने कहा कि जो fellow blacks थे, blacks ने कहा कि जो whites ने करा उनकी cruelties दो वो माफ करने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें माफ कर दिया जाए, वरना ये चक्र चलता ही रह जाएगा। तो सोचिए, इन्होंने अपने संविधान में इस तरीके के नियम लगाए कि whites और blacks पूरे तरीके से बराबर होंगे, right? The party that ruled through oppression and brutal killing and the party that led the freedom struggle sat together to draw up a common constitution. वो Britishers जिन्होंने oppression, दबाव के साथ, ब्रूटल किलिंग, जानवरों की तरह मार पीट कर देश को चलाया, और वो पार्टी जिसने फ्रीडम स्ट्रगल के लिए बात की, यानी कि एएनसी पार्टी, ये दोनों व्हाइट्स की पार्टी, राइट, और एएनसी पार्टी दोनों साथ बैठे अफ्रीका का संविधान बनाने के लिए। तभी तो इसे कहा जाता है रेनबो, ऑल कलर्स ऑल टुगेदर, राइट। आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशंस बोथ पार्टीज अग्रीड टू कॉम्प्रोमाइज। द व्हाइट्स अग्रीड टू द प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल, राइट। इन्होंने मान लिया कि भैया 3/4 ब्लैक्स हैं, ये मेजॉरिटी में हैं, तो गवर्नमेंट इनकी बनेगी, राइट, और मेजॉरिटी रूल ही चलेगा, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, लेट द मेजॉरिटी गवर्न एंड दैट ऑफ वन पर्सन वन वोट, एवरी इंडिविजुअल विल गेट वोटिंग राइट्स। और इस तरीके से अफ्रीका का संविधान पूरा किया गया। अफ्रीका के संविधान में देखिए, इस तरीके से अफ्रीका का संविधान पूरा तो हुआ, लेकिन आप सोचिए, अब यहाँ पर जब मैं आपको पढ़ा रही थी, बता रही थी, आपको नहीं लगा कि ब्लैक्स 3/4 है, हमेशा अब इनकी गवर्नमेंट बनेगी, व्हाइट्स तो सिर्फ एक माइनॉरिटी की तरह जिएंगे। लेकिन ताकि व्हाइट माइनॉरिटी को भी बहुत प्रॉपर्ली हैंडल किया जाए, इसके लिए भी नियम बनाए गए। They also agreed to accept some basic rights for the poor and workers. इन्होंने कहा भाई वर्कर्स और पुअर्स को भी अधिकार दो। Blacks agreed that the majority rule would not be absolute. अब ये बात यहाँ आ गई कि ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी रूल ही चलेगा, सिर्फ ब्लैक्स की ही चलेगी। इन्होंने कहा they agreed that the majority would not take away the property of white minority. इन्होंने कहा अब जो white minority के पास जो प्रॉपर्टीज हैं वो सब उनसे नहीं लिए जाएंगे और उनके अधिकार उनको सेफगार्ड करके दिए जाएंगे। जैसे आप इंडिया में ध्यान दीजिए तो विमेन को हमारी कंट्री में रिजर्वेशन दिया गया है, भले ही लोकल गवर्नमेंट पे दिया गया, लेकिन औरतों को रिजर्वेशन है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो भी माइनॉरिटी में है उन्हें वोटिंग राइट्स दिया, उनको रिजर्वेशन दिए गए हैं। आप देखिए एंग्लो इंडियंस को दिए गए हैं अधिकार। अभी आप एक चैप्टर पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिनमें आप हर एक इस तरीके के माइनॉरिटी ग्रुप्स पे भी बात करेंगे। तो आप समझिए, इन्होंने भी कहा कि भाई व्हाइट माइनॉरिटी इस बात से चिंतित ना हो कि मेजॉरिटी ब्लैक्स की होगी तो नाउ दे विल अभी संविधान तो बना दिया एंड देन दे लुक आफ्टर अस। नो, विल गिव यू ऑल इक्वल राइट्स एंड बेसिक राइट्स। सबसे महत्वपूर्ण अधिकार, आपकी प्रॉपर्टी आपसे नहीं ली जा रही, राइट। आफ्टर 2 years of discussion and debate, 2 साल का वक्त लगा अफ्रीका को अपना संविधान बनाने में, and then they came out with one of the finest constitutions in the world had ever had, right। फिर ये बहुत ही बेहतरीन संविधान लेकर हम सबके सामने आए। The Constitution gave to its citizens the most extensive rights available in the country. संविधान ने उस कंट्री के सिटीजन्स को हर महत्वपूर्ण अधिकार दिया जो उस कंट्री के सिटीजन्स के पास, उस ओहदे के पास, उस स्टेटस के पास एज अ सिटीजन अवेलेबल होना चाहिए। Together, they decided that in the search of a solution to the problems, nobody should be excluded. No one should be treated as a demon. Right? ऐसा ना हो कि सोल्यूशन निकालने में, संविधान बनाने में हमसे कोई भी एक छोटा सा ग्रुप भी छूट जाए। ऐसा कोई भी व्यक्ति ना हो जो हमसे छूट जाए। हर किसी के अधिकारों की बात हमारे संविधान में होनी चाहिए। और आपको मैं बताऊं, जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया गया, तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव हो रहा था, जब कौन संविधान बनाएगा इसका चुनाव हो रहा था, तो ये बात ध्यान में रखी जा रही थी कि हर ग्रुप से, हर सोशल ग्रुप से एक व्यक्ति लिया जाए, हर धर्म का एक व्यक्ति हो, हर सोसाइटी से, हर कास्ट, हर क्रीड का एक व्यक्ति मौजूद हो, ताकि वो अपने अपने लिए अधिकार ले। ऐसा कोई भी व्यक्ति ना हो, ऐसा कोई भी ग्रुप ना हो जो छूट जाए, राइट। They agreed that everybody should become part of the solution, whatever they might have done or represented in the past. पुराने समय में उन्होंने जो किया हो, व्हाइट्स ने कितना ही ब्रूटल रिप्रेशन क्यों ना किया हो, कितना ही अगेंस्ट क्यों ना गए हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस चीज से छूटा ना रह जाए और एक बहुत ही बेहतर संविधान हम बनाकर लेकर आए। The South African Constitution inspired democrats all over the world. हर डेमोक्रेटिक कंट्री को साउथ अफ्रीका का संविधान इंस्पायर करता है। A state denounced by the entire world till recently as the most undemocratic
one is now seen as the model of democracy. और ये कह रहे हैं कि एक ऐसी कंट्री जो बहुत ही अनडेमोक्रेटिक रही है, उसे आज हम एक मॉडल ऑफ कंट्री की तरह अपना रहे हैं, उसे हम एक आइडियल की तरह अपना रहे हैं। यानी साउथ अफ्रीका जिसने बहुत इरेगुलरिटी देखी है, जिसने बहुत गलतियां देखी हैं, वो आज एक आइडियल की तरह हमारे सामने खड़ी होगी। तो सोचिए, एक कंट्री का संविधान बनाना कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं है। आप और मैं जब एक छोटी सी शॉपिंग लिस्ट भी बनाते हैं ना, तो भी हम कुछ चीजों को भूल जाते हैं। जब हम कहीं जा रहे होते हैं, कहीं जाने के लिए पैकिंग कर रहे होते हैं, तो भी हम अपनी लिस्ट में कई चीजें भूल जाते हैं, लिखी हुई चीजें भी डालना भूल जाते हैं। तो सोचिए, इतनी बड़ी कंट्री को गवर्न करने वाला संविधान बनाना कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारी कंट्री के सिटीजन्स, हमारी कंट्री का फ्यूचर, हमारी कंट्री की बहुत सारी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इस संविधान पर आधारित है, इस संविधान पर बेस्ड है, और हमें इस संविधान को बनाते वक्त हर बात को बहुत गहराई से सोचना होगा। संविधान एक बहुत महत्वपूर्ण टास्क है, और साउथ अफ्रीका ने इस महत्वपूर्ण टास्क को एक आइडियल के तौर पर करा, एक आइडियल सिस्टम की तरह फॉलो करा, और ये एक अप्रिशिएबल बात थी। पूरी दुनिया ने साउथ अफ्रीका के संविधान को सराहा, पूरी दुनिया ने साउथ अफ्रीका के संविधान की सराहना की। क्यों की? क्योंकि उन्होंने अपने साथ हुई बुराइयों को हटाकर भी वाइट्स को बराबर के अधिकार दिए, और ये एक बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ी बात है। एक बड़ा दिल रखना, एक टू हैव अ बिगर हार्ट, टू बिकम अ बिगर पर्सन इज मोर इंपॉर्टेंट। तो सिर्फ साउथ अफ्रीका के संविधान से हमें ये नहीं सीखना है कि हाँ इट वाज अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें अपने जीवन में भी इन बातों को अप्लाई करना है। बीइंग अ टीचर, इट बिकम्स माय मॉरल रिस्पांसिबिलिटी टू एक्सप्लेन एवरीबॉडी आउट देयर दैट व्हाटएवर हैज हैपेंड विद अस, वी हैव टू हैव अ बिगर हार्ट एंड वी हैव टू बी अ बिगर पर्सन। यू बिकम अ बिगर पर्सन if you forgive and forget and make an ideal system। आप ये सोचिए कि आपसे कोई गलत कर्म ना हो, और आप ये जो साइकिल ऑफ कर्मा है, इसको बहुत प्रॉपरली हैंडल करें, और यहां पर इस एक्टिविटी को, गलत एक्टिविटीज को होने से रोकें। आई होप साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन आपको बहुत क्लियरली समझ आया होगा। नाउ लेट अस बिगिन विथ व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों संविधान की जरूरत क्यों है? राइट, द ओनली वे टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट इन द कंट्री। देखिए, आप और मैं, राइट, हम बहुत शांति से रहना चाहते हैं, हम बहुत प्रॉपर्ली रहना चाहते हैं, लेकिन हम हर व्यक्ति को कंट्रोल नहीं कर सकते। संविधान होने के बाद भी मर्डर्स होते हैं, किलिंग्स होती है, ब्रूटल रिप्रेशन होते हैं। तो उसके लिए एक नियम है, जो मार रहा है, जो परेशान कर रहा है, उसको जेल ले जाया जाएगा। ये हमारे संविधान में ही तो लिखा है, ताकि आपको और मुझे सिस्टम पर विश्वास हो, ट्रस्ट हो। इसके लिए एक रूल बुक होना जरूरी है। राइट, कंट्री हैविंग वाइड डाइवर्सिटी, अगर छोटी सी पॉपुलेशन होती, कम लोग रह रहे होते ना, तो हम फिर भी मेंटेन कर लेते, लेकिन इतनी बड़ी डाइवर्सिटी को संभालने के लिए तो कोई रिटन रूल्स होना बहुत जरूरी है। इट इज टू राइट डाउन सम रूल्स दैट एवरीवन शुड अबाइड बाय। अबाइड बाय मींस टू फॉलो। ये बहुत जरूरी है कि एक किताब हो जिसमें इस तरीके के नियम लिखे हों, ताकि हम सब उन नियमों को प्रॉपर तरीके से फॉलो करें। राइट, द रूल्स ले डाउन हाउ द रूलर्स आर टू बी चूजन इन द फ्यूचर। नियम किस चीज के हैं, कैसे हम रूलर्स को चुनेंगे, इलेक्शंस के थ्रू चुनेंगे। अच्छा ठीक है, इलेक्शंस किस तरीके से होंगे, क्या प्रोसीजर होगा, कौन चेक करेगा इलेक्शन सही होंगे या नहीं होंगे, हर चीज के लिए हमें चेक एंड बैलेंस मेंटेन करना होगा, और वो सब कुछ संविधान में लिखा है। राइट, दीज रूल्स आर ऑल्सो डिटरमाइन व्हाट द इलेक्टेड गवर्नमेंट आर एम्पावर्ड टू डू। और इसमें ये भी लिखा है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती है, कितने अधिकार है, कहां पर रोक लगानी है, एंड व्हाट दे कैन डू। फाइनली दीज रूल्स डिसाइड द राइट्स ऑफ द सिटीजन। और यही रूल्स आपको आपके अधिकार देते हैं। अधिकारों का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी देखा था कि लोग अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, राइट फॉर मेन, राइट फॉर विमेन। आपने देखा था ब्रेड की रैशनिंग को लेकर नियम शुरू किए गए, नेचुरल और इनअलाइनेबल अधिकार दिए गए, राइट टू स्पीच दिया गया, राइट टू फ्रीडम दिया गया। तो लोग इन अधिकारों को चाहते थे, क्योंकि जो रूलर्स थे, अगर सिटीजन के पास अधिकार नहीं होंगे तो रूलर्स जो है एक्सेसिवली अपने अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे, और उनके अधिकारों पर रोक लगाना, उनके अधिकारों पर चेक लगाना बहुत ही जरूरी है। और इनको चेक लगाने के लिए, इन नियमों पर रेगुलेशन करने के लिए हमें संविधान की जरूरत है। राइट, हियर now the constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all the people living together in the country। अब बेटा आप जब देखिए, क्योंकि हम समझ रहे हैं, तो हमने अफ्रीका की स्टोरी समझी, अफ्रीका की कहानी समझी, अपार्थीड समझा, और फिर उसके बाद हम आए व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले आपसे जो सवाल पूछा जा सकता है वो पूछा जाएगा व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन में आप लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच इज बीन सेट टू रूल अ कंट्री इन अ प्रॉपर मैनर। राइट, अ बुक ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, it is been set to govern a country in a proper manner। Right, so constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all people living together in the country। constitution is the supreme law। supreme law यानी सबसे ऊपर, इसको हर कोई फॉलो करेगा, even if it is the prime minister of the country। कोई भी हो, कोई भी चीफ जस्टिस हो, कोई भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सब इसके अंडर कंट्रोल में आएंगे। राइट, तो determines the relationship among people living in the territory called citizens and also the relationship between the people and the government। तो ये जो नियम है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये लोगों के आपस में रिलेशन को भी मॉनिटर करेगा कि आप एक दूसरे से ना लड़ें, आप एक दूसरे को ना मारे, अगर ऐसा करते हैं, अगर गलत कर रहे हैं तो इनके लिए क्या सजा है, क्या नियम अनुसार, ये सभी संविधान में लिखा है। पीपल टू पीपल रिलेशनशिप भी, एंड पीपल एंड गवर्नमेंट रिलेशनशिप भी। ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट लोगों के साथ कुछ गलत कर जाए, लोग गवर्नमेंट के साथ चीट कर जाएं। दोनों ही बोथ वेज चीजों में नियम लिखे गए हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशन डज मेनी थिंग्स। कोई छोटा टास्क नहीं है, संविधान बनाना एक बहुत बड़ा टास्क है, वो भी एक ऐसी कंट्री के लिए जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। नाउ हियर आपका जो एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो आंसर आएगा, द वेरी फर्स्ट पॉइंट, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। द फर्स्ट पॉइंट, अगर आप चाहते हो कि भांत भांत के लोग, इतनी डाइवर्सिटी, हमारे यहाँ पे पोर्चुगीज रह रहे हैं, फ्रेंच रह रहे हैं, एंग्लो इंडियंस रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, न जाने कितनी कम्युनिटी साथ में रह रही है, अगर आप चाहते हो कि सब एक दूसरे के साथ बिल्कुल प्रॉपर्ली रहे, ट्रस्ट कोऑर्डिनेटेड रहे, तो फिर संविधान बना दो, राइट? सेकंड, the second need, why do we need a constitution? It specifies how the government will constitute, who will have power to take major decisions, right? संविधान बताता है गवर्नमेंट कैसे बनाई जाएगी, रूल्स, भाई इलेक्शन होंगे, इलेक्शन किस प्रोसीजर से होंगे, इलेक्शन कमीशन होगी, वो चेक करेगी इलेक्शन प्रॉपर्ली हो रहे हैं, इलेक्शन प्रॉपर्ली नहीं हो रहे हैं, उनका पूरा चेक एंड बैलेंस, फिर डिसीजन कौन लेगा, मेजर डिसीजन कौन लेगा, सारी चीजें, राइट? एवरीथिंग द कॉन्स्टिट्यूशन विल चेक। सो कॉन्स्टिट्यूशन विल डिसाइड कि गवर्नमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी, कैसे बनेगी, हु विल हैव द पावर टू टेक ऑल द डिसीजंस, राइट? देन द थर्ड, it lays down limits on the powers of government and tells us what the rights of citizens are. अच्छा, अगर गवर्नमेंट तो चुन ली, अब अगर गवर्नमेंट हमारे साथ गलत कर जाए तो फिर गवर्नमेंट पे कौन रोक लगाएगा? तो गवर्नमेंट के अधिकारों पर रोक लगाने के लिए भी संविधान है। सो इट लेज डाउन अ लिमिट ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट आर द राइट्स ऑफ द सिटीजंस। सिटीजंस को भी अधिकार दिए गए, यू हैव राइट टू स्पीच, यू हैव राइट टू फ्रीडम, यू हैव राइट टू एजुकेशन, यू हैव एन नंबर ऑफ राइट्स, यू हैव राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट? देयर आर मेनी राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, बहुत सारे अधिकार है, ताकि गवर्नमेंट भी आपके साथ गलत ना कर सके और गवर्नमेंट ज्यादा पावर्स को एंजॉय भी ना कर सके, राइट? एंड द फोर्थ नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन इज इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। संविधान एक्सप्रेस करता है, दर्शाता है, बताता है द एस्पिरेशन, लोगों की इच्छा, एस्पिरेशन यानी लोगों, एस्पिरेशन ऑफ पीपल यानी लोगों की इच्छा दर्शाता है अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। संविधान बताता है कि हम सब, देखो हम जानते हैं दैट एन आई फॉर एन आई विल मेक होल ऑफ द वर्ल्ड ब्लाइंड। अगर आज मेरे हाथ में बंदूक है, मैं आप पर बंदूक तान दूं और मेरे पे कोई एक्शन ना हो, तो कल आप भी मुझे या मेरे परिवार वालों को मारोगे, धीरे धीरे हम सब खत्म हो जाएंगे, राइट? तो ऐसी सोसाइटी संविधान क्यों हम सब चाहते हैं कि हो, ताकि हम सब बेहतर जीवन जी सके। ये इच्छा दर्शाता है लोगों की कि हम सब एक अच्छे समाज को फॉर्म करना चाहते हैं, एक बेहतर सोसाइटी में रहना चाहते हैं। All countries that have constitution are not necessarily democratic. जरूरी नहीं है सिर्फ डेमोक्रेसी इसके कॉन्स्टिट्यूशन हो, नॉन डेमोक्रेसी भी अपनी रूल बुक बना सकती है। एक डिक्टेटर चाहता है कि मैं ऐसे ऐसे चलाऊंगा, मैं लिख रहा हूं, तो दैट कैन आल्सो बी अ कॉन्स्टिट्यूशन, बट ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन डेमोक्रेसी जो है, जो कंट्रीज डेमोक्रेटिक हैं, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन जरूर बनाएंगी, ऐसा है। जरूरी नहीं है कि डिक्टेटरशिप नहीं बना सकती, बना सकते हो, आप अपने नियम लिखो भैया, लेकिन डेमोक्रेसी में एक सही संविधान होना बहुत जरूरी है, right? So I hope everybody of you is very clear with what is the need of constitution. संविधान क्या है, उसकी क्यों जरूरत है, हमें बहुत अच्छे से समझ आया। Now in the chapter we will continue with how India's constitution was being made. लेकिन how India's constitution was being made के पहले बहुत जरूरी है कि हम constitution क्यों जरूरी है इसे समझ सके। देखिए, इंडिया, राइट, हम बहुत सारे केसेस सुनते हैं रेप्स के बारे में, हम बहुत सारे केसेस में मर्डर्स के बारे में, ऐसी कई कहानियां, कई चीजें हम अखबारों में पढ़ते हैं, राइट? और हर व्यक्ति ये चाहता है कि इस तरीके के मर्डर्स, किलिंग्स, रेप्स, इस तरीके की एक्टिविटीज ना हो, राइट? तो आप सोचिए, ये एक्टिविटीज करने वाले हम में से ही कुछ लोग हैं। अगर हम सब इसकी महत्वता को समझ सकें, हम ये समझ सकें कि हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है उसके परिवार के लिए, जैसे हमारा परिवार हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हर किसी का परिवार उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपने कर्मों पे, अपने डीड्स पर प्रॉपर्ली फंक्शन करें, तो शायद हमें इस संविधान की जरूरत ही ना हो। लेकिन हर व्यक्ति अपने आप को पावर, ओहदे में आकर बहुत सारी ऐसी चीजों को करता है जिसके लिए नियमों का होना बहुत जरूरी है। समाज में अच्छे लोगों के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जो बिना नियमों के अपने आप की या अपनी चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए कायदे से हर कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, लेकिन एक डेमोक्रेसी का कॉन्स्टिट्यूशन जरूर हो, ये डेमोक्रेसी अपने आप में कहती है, राइट? सो हियर वी अंडरस्टूड व्हाट is the constitution, we've understood what is the definition of constitution, we've understood what is the need of the constitution, and till now we've completed Africa's constitution. In the next lecture we will continue with making of Indian constitution, which is a very difficult task. We all know India is a huge country with a huge population, और इतनी बड़ी population को चलाना या उसके लिए नियम बनाना कोई छोटी बात नहीं है। So let us keep the journey on, let us learn everything properly. I hope everybody is maintaining notes very well, right? Notes बहुत important है, आप सब notes बनाते चलिए, और इस चैप्टर में हम क्वेश्चन आंसर्स वाला जो टास्क है, होमवर्क वाला जो टास्क है, वो जरूर करेंगे। लेकिन आई एम नॉट गिविंग यू अ क्वेश्चन राइट नाउ, बिकॉज अभी तो हमने सिर्फ चैप्टर को स्टार्ट किया है। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई प्रोवाइड यू विद अ लॉट ऑफ होमवर्क, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। In this lecture, we studied about South Africa's struggle for its own constitution, South Africa's struggle against apartheid. And after that, we understood why constitution is important. What is constitution and why do we need constitution? In the next lecture, we're going to learn about how constitution of India was being framed. We're going to learn about the making of Indian constitution, and we'll know about various features of Indian constitution. So let us keep the journey of learning always on. Hello.